नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ देश और दुनिया की बहुत ही जबरदस्त और कंसर्निंग न्यूज़ जो बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठी की हुई है। ये रहे स्लाइड 1 पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर टॉपिक को अलग से डिस्कस किया है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और एक बात, अच्छे एक्सपीरियंस और कम टाइम में देखने के लिए स्पीड को 1.5x में करके देखना। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय विश्लेषण। आज हम एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे कानूनी सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि एक हाई कोर्ट को पुलिस के केस में सीधा दखल देना पड़ा। मामला है जम्मू कश्मीर के कठुआ का, जहां हिरासत में मौत का एक आरोप लगा और इसने न्यायपालिका को फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। ये घटना दिखाती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना कितना जरूरी है। देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरी और सिस्टेमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है, और वो है हमारे अपने अधिकारों का उल्लंघन। तो ये कस्टोडियल डेथ होता क्या है? सीधी सी बात है, जब कोई इंसान पुलिस या किसी एजेंसी की हिरासत में होता है और उसकी मौत हो जाती है, तो उसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं। और ये मानव अधिकारों का सबसे संगीन उल्लंघन है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार पर सीधा हमला है। और यहीं पर जुडिशियल इंक्वायरी यानी न्यायिक जांच का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। ये जांच कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक मैजिस्ट्रेट करता है। ऐसा क्यों? ताकि जांच पर किसी का दबाव ना हो और पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहे, एकदम पारदर्शी। तो चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। समझते हैं कि ये हमारे रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के सिद्धांत से कैसे जुड़ा है। देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? मतलब ये कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस। लेकिन जब कस्टोडियल वायलेंस होती है तो ये सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देती है। ये ऐसा है मानो कुछ अधिकारी खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हों, और इसका नतीजा लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। यही वजह है कि प्रकाश सिंह केस जैसे फैसलों में बार बार पुलिस रिफॉर्म्स और उनकी जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। तो जब जुडिशरी यानी अदालतें ऐसे मामलों में कदम उठाती हैं, तो इसके दो बहुत पॉजिटिव असर होते हैं। पहला, लोगों का भरोसा सिस्टम में वापस आने लगता है, और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी तय होती है। जब जिम्मेदार लोगों को सजा मिलती है तो ये दूसरों के लिए एक सबक बनता है, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा न हो। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाए? चलिए कुछ ठोस समाधानों पर बात करते हैं। 3 सबसे जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला, हर गिरफ्तारी और पूछताछ की मैंडेटरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि कुछ भी छिपा ना रहे। दूसरा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC की जो गाइडलाइंस हैं, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा। और तीसरा, हर पुलिस वाले को ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग देना ये बेहद जरूरी है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, हिरासत सुरक्षा के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। बस इसी एक सोच पर एक सभ्य और न्यायपूर्ण समाज टिका होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है पटाखों के पीछे का सच और वो खतरा जो इनसे जुड़ा है। देखिए, हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। एक पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की खबर। जानते हैं, इस एक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस धमाके की असली वजह क्या थी, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसके पीछे कई सच्चाइयां छिपी हुई हैं। अब देखिए, पहली नज़र में तो कारण बिल्कुल साफ लगता है ना, कि भाई सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए गए होंगे, कुछ गैर कानूनी चल रहा होगा। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है, या इसके पीछे कुछ और भी है? असल में ये घटना हमारे पूरे सिस्टम की बड़ी बड़ी खामियों को सामने लाती है। हमें उन कमजोरियों को समझना ही होगा जिनकी वजह से इस तरह के हादसे बार बार होते रहते हैं। यहीं पर रोल आता है PSO का। PSO यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन।
ये वो सरकारी संस्था है जो पटाखों जैसी विस्फोटक चीजों के लिए सेफ्टी के नियम कानून बनाती है। मतलब सब कुछ सुरक्षित रहे, ये देखना इनकी जिम्मेदारी है। और इसी सुरक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है फायर सेफ्टी ऑडिट। ये एक तरह की जांच होती है जिसमें यह पक्का किया जाता है कि फैक्ट्री सारे सेफ्टी रूल्स मान भी रही है या नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर इसी चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो दोष किसका होता है? आमतौर पर कह दिया जाता है ह्यूमन एरर था, मतलब किसी एक कर्मचारी से कोई गलती हो गई। पर असली वजह ये नहीं है। असली वजह है सिस्टमिक फेलियर। मतलब खराब मशीनें, वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं और ऊपर से सरकारी निगरानी एकदम ढीली। यही सब मिलकर ऐसे हादसों की वजह बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? आगे क्या किया जाए कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों? इसका जवाब इन 3 जरूरी कदमों में है। सबसे पहला, कड़ाई से नियमों को लागू करना। पीएसओ के सभी सेफ्टी रूल्स को बिना किसी ढील के लागू किया जाए। दूसरा, लाइसेंस की जांच हो। जितनी भी गैर कानूनी यूनिट्स हैं, उनके लाइसेंस फौरन रद्द किए जाएं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वर्कर्स की ट्रेनिंग। हर एक कर्मचारी के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग को जरूरी बना दिया जाए। आखिर में बस एक बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। पटाखे बेशक खुशी के लिए होते हैं, लेकिन सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। सेफ्टी हमेशा हमेशा पहले आनी चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है गाजा में युद्ध विराम। जी हां, ऐसा लग रहा है कि वहां शांति की एक नई किरण दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गाजा में अचानक से ये शांति की उम्मीद जगी कैसे? चलिए समझते हैं इसकी वजह। तो देखिए, इस पूरी उम्मीद के पीछे की जो असली वजह है वो है दोनों तरफ पड़ रहा जबरदस्त दबाव। मतलब एक तरफ तो इजराइल है जो अपने ही देश में राजनीतिक खींचतान और पूरी दुनिया की निंदा से घिरा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ है हमास, जो अब बंदूकों को छुड़ाने के लिए बातचीत करने को तैयार दिख रहा है। और जानते हैं, इसमें एक दिलचस्प बात और है। सुनने में आ रहा है कि इस पूरी बातचीत का आधार ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान है, जो इस मामले को एक बिल्कुल नया मोड़ दे रहा है। अच्छा, अब इस पूरी बातचीत को ठीक से समझने के लिए ना कुछ खास शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला शब्द है सीज फायर। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझिए कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बुनियाद है। इसका सीधा सा मतलब है कि लड़ाई को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए ताकि जरूरी मदद लोगों तक पहुंच सके और आगे बात करने का रास्ता भी खुले। ये टेंशन कम करने की तरफ पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। इसके बाद आता है हॉस्टेज और कैदियों की अदला बदली। देखिए, ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये एक तरह से भरोसा बनाने का बहुत बड़ा सिंबल है। ये कहने का एक तरीका है कि हाँ, हम शांति के लिए सीरियस हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है। इस पर आगे बढ़ने के लिए नेतन्याहू के कैबिनेट की हाँ मिलनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस डील के पीछे की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जहां हर एक फैसला सर्वाइवल और स्ट्रैटेजी का खेल है। और इसे समझने के लिए एक टर्म बहुत काम का है, पॉलिटिकल सेल्फ प्रिजर्वेशन। आसान भाषा में कहें तो जब कोई बड़ा नेता कोई बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए लेता है ताकि उसकी कुर्सी बची रहे। और बस यही वो चाबी है जिससे नेतन्याहू की मुश्किल समझी जा सकती है। वो ना एक तरह से राजनीतिक रस्सी पर चल रहे हैं। सोचिए, अगर वो ये डील करते हैं तो उनके अपने ही साथी उनके खिलाफ हो सकते हैं और सरकार भी गिर सकती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट है। अब सवाल ये है कि इन सब का असर सिर्फ उस एरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका पूरी दुनिया और खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा असर तो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी पर पड़ेगा, जहां स्टेबिलिटी आने की एक उम्मीद जगेगी। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिलिस्तीन के लिए भारत के पुराने स्टैंड को और भी मजबूत करता है, यानी उनका अपना देश हो। और शायद इन सबसे बढ़कर इससे महीनों से जो एक भयानक मानवीय संकट चल रहा है उसे संभालने का एक कीमती मौका मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? मतलब एक टेम्पररी सीजफायर को परमानेंट पीस में कैसे बदला जाए? तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, 3 कदम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला तो ये कि इस टेम्पररी बातचीत को एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाना होगा। दूसरा, फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता देनी होगी, उसे सबसे ऊपर रखना होगा। और तीसरा,
इस पूरे इलाके में लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए भारत जैसे देशों को आगे आकर एक एक्टिव रोल निभाना होगा। और आखिर में बस एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सीज़फायर मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर का पहला कदम है। असली काम तो अब शुरू होगा, एक ऐसी शांति की नींव रखने का जो वाकई में टिक सके। हमारा अगला टॉपिक है भारत का मेंटल हेल्थ संकट। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर खामोशी में ही रह जाता है, लेकिन आज इस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। पर सवाल ये उठता है कि इसे सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम ना मानकर एक नेशनल क्राइसिस क्यों कहा जा रहा है? आखिर दांव पर लगा क्या है? इसका जवाब पता है, एक ऐसे आंकड़े में छिपा है जो शायद आपको भी चौंका देगा। जरा सोचिए, भारत में मेंटल हेल्थ की परेशानियों से जूझ रहे हर 10 में से 9 लोगों को किसी भी तरह की प्रोफेशनल मदद नहीं मिल पाती। जी हां, पूरे 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों अनसुनी कहानियों का सबूत है जो इस संकट की गहराई को दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कागजों पर हमारे कानून क्या वादा करते हैं और ज़मीनी हकीकत उन वादों से कितनी अलग है। देखिए, ऑन पेपर तो हमारे पास 2017 का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून है जो हर नागरिक को सस्ती देखभाल का अधिकार देता है और सबसे ज़रूरी बात, सुसाइड की कोशिश को अपराध के दायरे से बाहर करता है। यकीनन ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन कानून के इस वादे और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इसी खाई को ट्रीटमेंट गैप कहते हैं, मतलब ज़रूरत और उपलब्ध इलाज के बीच का फासला। तो सवाल यह है कि आखिर यह फासला इतना बड़ा है क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है प्रोफेशनल्स की भारी कमी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए, लेकिन भारत में ये संख्या 1 से भी कम है, सिर्फ 0.75। एक्सपर्ट्स की यही कमी उस ट्रीटमेंट गैप की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। अब बात करते हैं संकट की असली कीमत की। ये सिर्फ किसी व्यक्ति की परेशानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और जब हम बजट की तरफ देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हमारे देश के कुल हेल्थ बजट का सिर्फ 1% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा ही मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है। ये आंकड़ा इस प्रॉब्लम की गंभीरता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और इस कम इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या है? एक चौंका देने वाला आर्थिक नुकसान। एक अनुमान के मुताबिक मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। मतलब साफ है, इस समस्या को नज़रअंदाज करना हमें कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके असर को भी देख लिया। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है, आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए। यहाँ 3 ठोस कदम बताए गए हैं जो बदलाव ला सकते हैं। पहला, हेल्थ बजट का कम से कम 5% हिस्सा मेंटल हेल्थ के लिए रखा जाए। दूसरा, सरकार की टेलीमानस जैसी डिजिटल हेल्पलाइन सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए ताकि दूर दराज के इलाकों तक भी मदद पहुंच सके। और तीसरा, स्कूलों और दफ्तरों में जागरूकता अभियान चलाकर उस कलंक से लड़ा जाए जो लोगों को मदद मांगने से रोकता है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव है। जब तक हम मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता नहीं देंगे, एक विकसित और खुशहाल भारत का सपना अधूरा ही रहेगा। इस पर सोचना और काम करना दोनों जरूरी हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया और यूके के बीच तेजी से आगे बढ़ता हुआ ये स्ट्रैटेजिक समझौता। मतलब हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत ने जो रफ्तार पकड़ी है ना, उसने वाकई सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये डील इतनी तेजी से आगे बढ़ क्यों रही है? देखिए, इसके पीछे ना 2 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली तो है ब्रेग्जिट के बाद यूके की ग्लोबल ब्रिटेन स्ट्रैटेजी, मतलब वो दुनिया भर में नए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, एक ग्लोबल पावर के तौर पर इंडिया का बढ़ता हुआ कद है। और पता है इस पार्टनरशिप में दांव पर क्या लगा है? $100 बिलियन। जी हां, $100 बिलियन। ये उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA का एक पोटेंशियल टारगेट है जिस पर दोनों देश काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक तौर पर यह कितना बड़ा सौदा है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस पूरी डील को अगर ठीक से समझना है ना, तो 2 सबसे जरूरी शब्दों को समझना ही होगा। पहला है FTA और दूसरा है मोबिलिटी। तो सबसे पहले ये FTA आखिर है क्या?
देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बिजनेस पर लगने वाले टैक्स और दूसरी रुकावटों को कम कर देता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ सामान के लेन देन तक सीमित नहीं है। यूके की नज़र खास तौर पर इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल्स, हमारी टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर पर है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है मोबिलिटी की। जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है वो इसी मोबिलिटी एग्रीमेंट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये स्कीम इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यूके में जाके काम करने का रास्ता काफ़ी आसान और सस्ता बना देती है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल्स की ये आवाजाही इस पूरी ट्रेड डील का दोनों देशों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, इस पूरी पार्टनरशिप का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। इसका असर 3 मेन एरियाज में दिखेगा: डिफेंस, ट्रेड और ग्लोबल स्टेज पर हमारा भरोसा। सबसे पहले एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनेगा, जिससे डिफेंस और टेक्नोलॉजी में हम मिलकर प्रोडक्शन कर पाएंगे, मतलब को प्रोडक्शन। इसके अलावा हमारे देश में बने सामान जैसे कि कपड़े वगैरह, उनको यूके के मार्केट में एक बेहतर एक्सेस मिलेगा। और आखिर में इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की पोजीशन और ज़्यादा मजबूत होगी, भरोसा बढ़ेगा। तो ठीक है, ये सब तो अच्छा है, लेकिन इस पार्टनरशिप को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या है? मतलब लॉन्ग टर्म विजन को कैसे सिक्योर किया जाए? देखिए, इसके लिए 3 बड़े कदम सुझाए गए हैं। पहला, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी डीसीसी को एफटीए में शामिल करना, जिससे प्रोफेशनल्स के लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। दूसरा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब आरएनडी में मिलकर काम करना। और तीसरा, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रोड मैप है, जिसे विजन 2035 भी कहते हैं, उसे ठीक से फॉलो करना। अगर ये 3 कदम उठा लिए गए तो इस पार्टनरशिप का जो असली पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आएगा। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इसे एक बहुत ही सीधी लाइन में कहा जा सकता है, दोस्ती विश्वास से चलती है और अर्थव्यवस्था डील से। और ये जो पार्टनरशिप है ना, ये इन्हीं 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ है आपसी भरोसा और दूसरी तरफ है एक मजबूत इकोनॉमिक डील। हमारा अगला टॉपिक है केरल का वन्यजीव संघर्ष। देखिए, ये अब केंद्र और राज्य के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्यों? क्योंकि केरल सरकार चाहती है कि जंगली सुअरों को वर्मिन घोषित कर दिया जाए, मतलब एक ऐसा पीड़क जीव जिसे मारा जा सके। और बस इसी बात पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। तो सवाल यही उठता है कि केरल की ये जंगली सुअर आखिर हैं क्या, एक पीड़क जीव या फिर एक संरक्षित प्राणी? बस इसी एक सवाल में ना इंसानी सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण दोनों आमने सामने आ गए हैं। और मामला अब सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि केंद्र बनाम राज्य का बन गया है। चलिए समझते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। असल में हो ये रहा है कि केरल में इंसानों और जानवरों के बीच टकराव की घटनाएं वो तेजी से बढ़ रही हैं। और इसी वजह से अब केरल सरकार ये कह रही है कि केंद्रीय कानून में बदलाव किया जाए ताकि उन्हें जंगली सुअरों को मारने का अधिकार मिल जाए। अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में ना कुछ खास कानूनी शब्द हैं और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे अहम शब्द है वर्मिन। अब ये वर्मिन क्या होता है? वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 5 में कुछ जानवरों को लिस्ट किया जाता है जिन्हें फसलों या इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक माना जाता है। बस उन्हीं जानवरों को वर्मिन कहते हैं। और असली बात यह है कि एक बार कोई जानवर वर्मिन घोषित हो गया तो फिर उसका शिकार कानूनी हो जाता है। और ये सब कुछ जिस कानून के तहत होता है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भारत में पेड़ पौधों और जानवरों की सुरक्षा का सबसे बड़ा कानून है। इसके शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक में जो भी जानवर हैं उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जाती है। अच्छा, तो अब यहीं से असली टकराव शुरू होता है, केंद्र और राज्य का। देखिए, वन्यजीव जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो केंद्र चाहता है कि अधिकार उसके पास रहे, वहीं केरल का कहना है कि भाई हमें अधिकार दो ताकि हम स्थानीय स्तर पर इस संघर्ष को सुलझा सकें। तो सवाल यह है कि इसका असर क्या हो सकता है? सोचिए, अगर केरल की मांग मान ली जाती है या वो किसी तरह केंद्रीय नियमों को बाईपास कर देते हैं, तो इसके जो परिणाम होंगे ना, वो बहुत दूर तक और पूरे देश पर पड़ सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो 3 बड़े खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला तो ये कि अगर अंधाधुंध शिकार हुआ तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। दूसरा,
ये एक बहुत गलत कानूनी मिसाल बन जाएगी जिससे भविष्य में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव और बढ़ेगा। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये सोचना ही एक भ्रम है कि जानवरों को मारने से ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि रास्ता क्या है, इसका समाधान क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस समस्या से निपटने के लिए क्या तरीके सुझा रहे हैं, ऐसे तरीके जिनमें जानवरों को मारने की नौबत ही ना आए। तो देखिए, एक 3 स्टेप का समाधान सामने रखा गया है। पहला कि नॉन लीथल टूल्स का इस्तेमाल करो, मतलब ऐसी चीजें जिनसे जान ना जाए, जैसे कि फेंसिंग लगाना या अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना। दूसरा, राज्य के जो वन विभाग हैं उनकी क्षमताओं को और मजबूत बनाया जाए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो ये कि किसी भी जानवर को वर्मिन घोषित करने से पहले जल्दबाजी नहीं, बल्कि साइंटिफिक डेटा और सही मापदंडों का इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में बस ये एक लाइन है जो शायद इस पूरे मुद्दे का सार बता देती है। जंगली जानवर टेंशन देते हैं, पर इंसानी सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। और ये एक ऐसी बात है जो हमें इंसानों और वन्य जीवों के बीच के इस मुश्किल लेकिन जरूरी रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारा अगला टॉपिक है ऋषिकेश, जहां हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो हुआ ये कि ऋषिकेश में कुछ यंग लड़कियों को उनके कपड़ों को लेकर सरेआम परेशान किया गया और इसका एक वीडियो, जैसा कि आजकल होता है, वायरल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इन लड़कियों ने इसके जवाब में जो किया, एक प्रोटेस्ट, उसने एक पूरी नेशनल डिबेट ही शुरू कर दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऋषिकेश में ऐसा क्या हुआ कि माहौल इतना टॉक्सिक हो गया, और ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसकी वजह क्या थी, इसकी असली जड़ कहाँ है? इसका जवाब ना वो बहुत सीधा है। ये असल में एक टकराव है, एक क्लैश। एक तरफ है वो पुरानी पितृसत्तात्मक सोच और दूसरी तरफ है महिलाओं की अपनी आज़ादी, उनकी ऑटोनॉमी। इन लड़कियों ने अपने प्रोटेस्ट से सीधे सीधे उन रूल्स को चैलेंज किया है जो समाज उन पर जबरदस्ती थोपना चाहता है। अब देखिए, इस पूरे क्लैश को अगर हमें ठीक से समझना है ना, तो कुछ बेसिक आइडियाज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मॉरल पुलिसिंग। ये क्या होता है? ये वो सिचुएशन है जब कुछ लोग खुद को नैतिकता का ठेकेदार समझकर अपने बनाए नियम दूसरों पर थोपने लगते हैं। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है पितृसत्ता, यानी पेट्रियार्की। यही वो सोच है जो जेंडर के बेस पर भेदभाव की जड़ में होती है। और सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? वो हैं ये लड़कियां जो अपनी ऑटोनॉमी के लिए खड़ी थीं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या? मतलब ये कि उनकी बॉडी, उनके कपड़े, उनके फैसले, उन पर उनका अपना हक है। वो बस पब्लिक स्पेस में बराबरी और सेफ्टी का अपना हक मांग रही थीं। और ये तो किसी भी हेल्दी सोसाइटी की सबसे बेसिक जरूरत है ना? तो ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसका असर क्या हुआ, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिर जब लोग इस तरह अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो होता क्या है? देखिए, इसके 2 बहुत बड़े इम्पैक्ट हुए। सबसे पहला तो ये कि इसने यंग लड़कियों को और एम्पावर किया, उन्हें हिम्मत दी और उनके लिए नए स्पेस क्रिएट किए। और दूसरा, इसने हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं ना, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इज्जत से जीने का हक, उन्हें और ज्यादा मजबूती दी। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आगे क्या किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए एक 3 स्टेप सल्यूशन सामने आता है। नंबर 1, मॉरल पुलिसिंग के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब कोई रियायत नहीं, सिर्फ सख्त कानूनी एक्शन। नंबर 2, पुलिस फोर्स के लिए जेंडर सेंसिटिविटी की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, स्कूलों के सिलेबस में ही जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ाया जाए। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसी बात जो सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, जीतनी पड़ती है। तो हमारा अगला टॉपिक है तेलंगाना से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी सवाल। सवाल ये कि क्या रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% से ज़्यादा हो सकती है? देखिए, तेलंगाना सरकार ने लोकल बॉडीज में 67% रिजर्वेशन देने की कोशिश की और बस इसी बात ने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस 67% कोटे को खारिज कर दिया?
असल में ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगा कि मामला शायद खत्म हो गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि भाई पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। मतलब ये कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी जारी है। चलिए सेक्शन 1 में इस मामले की जड़ को समझते हैं, और वो जड़ है 50% की लक्ष्मण रेखा। देखिए, ये कोई मनमानी सीमा नहीं है, ये कोर्ट की तय की हुई एक बहुत जरूरी कानूनी हद है, जिसे पार करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये 50% का जो आंकड़ा है ना, यही इस पूरी बहस के सेंटर में है। कानून के हिसाब से यही वो मैक्सिमम लिमिट है जो आरक्षण के लिए तय की गई है। तो सवाल उठता है कि ये 50% की लिमिट आई कहाँ से? इसकी जड़ें हैं 1992 के मशहूर इंदिरा साहनी केस में, जिसे हम सब मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिमिट इसलिए तय की थी ताकि सोशल जस्टिस और सरकार के कामकाज की एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना रहे। यहाँ अंतर एकदम साफ है। एक तरफ है कानून से तय 50% की सीमा, और दूसरी तरफ है तेलंगाना का 67% का प्रपोजल। ये तो सीधा सीधा उस कानूनी लिमिट को एक चैलेंज है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। मान लीजिए अगर कोई राज्य इस 50% की सीमा को पार करता है तो इसका असर क्या होता है? यहाँ ना दो बड़े सिद्धांत आपस में टकराते हैं। एक तरफ है सामाजिक न्याय का लक्ष्य, जिसके लिए आरक्षण एक जरिया है, और दूसरी तरफ है कानून का शासन, जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान तो होना ही चाहिए। इसके 3 बड़े असर हो सकते हैं। पहला, अगर अदालत के फैसले ही नहीं माने जाएंगे तो कानून का शासन कमजोर होता है। दूसरा, ऐसे मुद्दे अक्सर चुनावों के समय पॉलिटिकल माहौल को काफी गर्मा देते हैं। और तीसरा, ये सामाजिक न्याय की पूरी बहस को ही एक नए मोड़ पर ले आता है। और यहीं पर काम आता है जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत। यह अदालतों को ताकत देता है कि वो सरकार के किसी भी कानून या फैसले की जांच कर सकें, ये देख सकें कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं। तेलंगाना का ये मामला इसका एक सटीक उदाहरण है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई भी राज्य कभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण दे ही नहीं सकता? आइए सेक्शन 3 में इसके कानूनी समाधानों को देखते हैं। कानूनी तौर पर इसके 2 रास्ते हैं। पहला, राज्य को डेटा के साथ, मतलब सॉलिड आंकड़ों के साथ ये साबित करना होगा कि किसी समुदाय को आरक्षण की एक्स्ट्रा जरूरत क्यों है। और दूसरा रास्ता है संसद के जरिए संविधान में बदलाव करवाना, या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही अपील करना कि वो अपने पुराने फैसले पर दोबारा विचार करे। और आखिर में एक लाइन इस पूरी बहस का सार बता देती है। आरक्षण एक जरूरत है, पर 50% की लक्ष्मण रेखा अदालत ने खींची है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सामाजिक न्याय और कानूनी सीमाओं के बीच ये संतुलन आखिर कैसे साधा जाए। और ये सवाल आने वाले समय में भी गूंजता रहेगा।